हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया होंगे। देखो, हमारी जो पहले की क्लास थी उसमें कितनी क्लास हो गई थी भाई? 6 क्लासेस हो चुकी थी हमारी। कितनी हो गई थी? 6 क्लास। आज हमारी 7 नंबर की क्लास है भाई। कौन सी है? 7 नंबर की क्लास। तो देखो भाई, शुरू करें। हृदय धमनियों को सुनने के लिए निम्न में से किस यंत्र का यूज किया जाता है भाई? देखो, ये जो हृदय धमनी होती है, ये एक तो होती है लब। एक तो कौन सी होती है भाई? लब। और एक होती है डब। एक कौन सी होती है? डब। इन दोनों जो ध्वनियां हैं, दोनों हर्ट की जो साउंड है, इनको डॉक्टर किससे सुनता है भाई? स्टेथोस्कोप से। उसने देखा होगा आपने कि वो गले में लटका के रखता है, उसको कान में पहनता है, पहनाता है, और एक आपके हार्ट पे लगाता है जिसमें नीचे होता है। ये होता है भाई स्टेथोस्कोप, बोलते हैं उसको। ठीक है? क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप। ये जो है ईईसी, ये होता है ब्रेन के लिए। ईसीजी जो है वो होता है हार्ट के लिए। और ये जो है एमआरआई, ये होता है भाई ब्रेन के लिए। ये भी किसके लिए होता है भाई? ब्रेन के लिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 5 केजी की वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाने पर कितनी स्थितिज ऊर्जा रहेगी भाई? ये ऐसे ही कैलकुलेशन आया था भाई। तो इसमें गुरुत्वाकर्षण लगेगा भाई। तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी भाई? ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी भाई? mgh। कितनी होगी? mgh। हम बात करें, इसमें हाइट दे रखी है कितनी अपन को? 10 मीटर। कितनी दे रखी है भाई? हाइट दे रखी है 10 मीटर। कितनी दे रखी है? 10 मीटर। और इसकी बात करें हम, स्थितिज ऊर्जा की पूछ रही है। और मास इसने कितना दे रखा है भाई? मास इसने दे रखा है हमें 5 केजी। कितना दे रखा है भाई? 5 केजी। अब हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी की। तो ये देखो भाई mgh होती है। अब हम, अगर 5 केजी की वस्तु है, तो यहाँ पर हम 5 केजी रखेंगे। कितना रखेंगे भाई? 5 केजी। जी की वैल्यू क्वेश्चन में हमें दे नहीं रखी। और राउंड फिगर के लिए हम कितना रख सकते हैं भाई इसमें? 10 केजी। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाइट इसने कितनी दे रखी है भाई अपनी? 10 मीटर। कितनी दे रखी है? 10 मीटर। तो देखो, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो कितनी आएगी भाई? 500 जूल। कितनी हो जाएगी ये? 500 जूल। अब देखो भाई, एक वैल्यू इसने 490, 500 दे रखी है, और एक दे रखी है 490। अब हमने तो यहाँ राउंड फिगर में जी की वैल्यू कितनी रख दी भाई? हमने तो यहाँ राउंड फिगर में जी की वैल्यू 10 रख दी। और अगर हम 10 रख रहे हैं तो, और उसके पास में इसने एक वैल्यू ये भी दे रखी है भाई, तो अगर हम तो ये लगा दें तो क्या पता हमारा क्वेश्चन गलत हो जाए। तो देखो, इसमें क्या करना है, जब आपको कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी हो और ऐसी कोई वैल्यू आ जाए, मान आ जाए, तो आपको क्या करना है भाई? जी की जगह आपको हमेशा 9.8 ही रखना है भाई। कितना रखना है? 9.8 ही रखना है। और जी एच की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने? 10 दे रखी है। 8 पंजे 40, 4, 9 पंजे 45, और इंटू 10। ये कितना हो गया भाई? 490 जूल। कितना हो गया? 490 जूल। तो 9.8 की वैल्यू रखने पर हमारे पास में आया है भाई 490 जूल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट वाला नहीं जाएगा भाई, ये वाला नहीं जाएगा। ठीक है? अगला देखो। एक व्यक्ति जिसका रक्त दाब बढ़ जाता है। एक कोई व्यक्ति है,
और इसका बीपी क्या हो गया भाई, इंक्रीज हो गया भाई। नॉर्मल जो बीपी रहता है वो कितना रहता है, 120 और 80। ठीक है, कितना रहता है भाई, 120 80। अब ये क्या बोल रहे हैं, एक व्यक्ति जिसका रक्त दाब बढ़ जाता है तो उस व्यक्ति का लगभग रक्त दाब संकुचन और शिथिलन होगा। तो इसने ब्लड प्रेशर बढ़ने की बात की पूछी है भाई, इसने कितना पूछा है भाई, बढ़ने की बात में। नॉर्मल कितना होता है, 120 80 मानते हैं हम। और जब ये बढ़ गया तो ये इससे तो ज्यादा ही होएगा, 120 80 से तो क्या होएगा भाई, ज्यादा ही होएगा। तो कितनी वैल्यू है इसी जो जिसमें 120 80 दे रखा है, ये तो क्या हो गया, नॉर्मल हो गया भाई। ये क्या हो गया, लो बीपी। ये क्या हो गया भाई, वेरी लो बीपी, बहुत ही लो बीपी है ये भाई। अब ये क्या है, 120 से ज्यादा है और ये भी 80 से ज्यादा है, तो ये क्या हो गया भाई, हाई बीपी। और हाई बीपी ही इसने हमसे पूछा है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा भाई। नेक्स्ट देखो, रेशम का उत्पादन किससे होता है। देखो, मधुमक्खी किसका उत्पादन करती है, शहद का। किसका उत्पादन करती है भाई, शहद का। अब बॉम्बेक्स मोरई, ये क्या होता है, रेशम कीट होता है भाई। ये क्या होता है, रेशम कीट होता है भाई, बॉम्बेक्स मोरई। और जब ये रेशम कीट है तो रेशम का उत्पादन भी कौन करेगा भाई, कौन करेगा, बॉम्बेक्स मोरई ही करेगा। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अब देखो, चींटी की हम बात करें तो चींटी कुछ नहीं करती। तितली की बात करें तो तितली का काम होता है भाई परागण में, उनमें सहायता करती है। किसमें करती है भाई, परागण में। ठीक है, अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, पाश्चुरीकरण विधि किससे संबंधित है। हम अगर बात करें पाश्चुरीकरण विधि की, किसकी बात करें भाई, पाश्चुरीकरण की। पाश्चुरीकरण में हम देखें तो मेनली ये जो मेथड है ये काम में लिया जाता है भाई दूध के लिए। किसके लिए लिया जाता है भाई, मिल्क के लिए। इसमें क्या करते हैं, आजकल तो फ्रीज वगैरह हो गया तो उसमें हम रख सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन इसमें टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, दूध को गर्म किया जाता है। और दूध को गर्म करने के बाद में उसमें जितने भी जो भी बैक्टीरिया रहते हैं वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, जिससे दूध फटता नहीं है। मतलब दूध को सुरक्षित करने के लिए हम कौन सी विधि काम में लेते हैं भाई, पाश्चुरीकरण। कौन सी विधि काम में लेते हैं, पाश्चुरीकरण। अब हम अगली बात करें, निम्नलिखित में से तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो देखो, तंत्रिका तंत्र की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, देखो, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरॉन क्या होती है भाई, सॉरी 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 सॉरी, नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र की पूछ रहा है ना ये हो जाएगा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होएगा, नर्वस सिस्टम। तो इसकी जो क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है वो क्या होगी भाई, ये हो जाएगी न्यूरॉन। क्या होगी भाई, न्यूरॉन। तंत्रिका क्या होता है, तंत्रिका तंत्र का ही एक पार्ट होता है, तंत्रिका कोशिका का पार्ट होता है, साइटोन जिसको बोलते हैं। न्यूरॉन ही हो गया। अब हम बात करें नेफ्रॉन की, नेफ्रॉन होता है किडनी की संरचनात्मक इकाई, किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट।
क्या होगी भाई? किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। अब हम बात करें अगली, तो यहाँ कौन सा आंसर हो जाएगा भाई करेक्ट? बी। अगला देखो भाई, तंत्रिका कोशिका के लिए आवश्यक तत्व है। देखो, आप बात करूंगी तंत्रिका कोशिका में तत्वों की कौन सी आवश्यकता पड़ेगी भाई? तो आवेश संचरण के लिए अगर हम बात करें तो वहां पर क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम यूज में आते हैं भाई। कौन से आते हैं? सोडियम और पोटेशियम दोनों यूज में लेते हैं हम। तो तंत्रिका कोशिका के लिए आवश्यक तत्व कौन से हो गए भाई? सोडियम और पोटेशियम। क्यों होंगे? आवेश संचरण के लिए। आवेग संचरण के लिए। अगला देखो भाई, मानव हार्ट के किस कोष्ठ को फेफड़ों से प्रचुर ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त होता है? देखो, मान लो ये हमारे पास हार्ट है और इसके ये चार चेम्बर है भाई। कितने हैं? चार चेम्बर। यहां पर फेफड़े हो गए, यहां पर ऑर्गन्स हो गए। ये लेफ्ट एट्रियम हो गया भाई, ये राइट एट्रियम हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया, और ये राइट लेफ्ट ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया भाई। अब क्या होता है, फेफड़ों से जो ब्लड आता है वो सबसे पहले किस में आता है? लेफ्ट एट्रियम में, बाएं आलिंद में। किस में आता है भाई? बाएं आलिंद में। तो सबसे पहले जो यहां तक क्या होता है, सबसे ज्यादा प्योर होता है, मतलब इसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा रहेगी भाई। इसके बाद में ये ब्लड इसमें जाता है, यहाँ से ऑर्गन्स पे जाता है, और ऑर्गन से फिर पूरे हार्ट की तरह वापस इसमें पहुंच जाता है। ये देखो, तो मेनली क्या हो जाएगा भाई? फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, कॉल लैंड स्टीनर ने एंटीजन के आधार पर रक्त समूह को कितने भागों में बांटा है? एंटीजन के आधार पर कॉल लैंड स्टीनर ने चार भागों में बांटा है भाई इसको। कितने में? चार पार्ट्स में। ये जो आप पढ़ते हो, ए, बी, ए बी और ओ, ये एंटीजन के आधार पर ही है। अगर हम इनमें एंटीबॉडी की बात करें, किन की बात करें भाई? एंटीबॉडी की। तो इसमें अगर हम एंटीबॉडी देखें तो ए के अंदर एंटीबॉडी होगी बी की, बी में होगी ए की, ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होगी भाई, कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, और इसमें ए बी की होगी, इसमें ए बी की होगी। तो ये जो चार ब्लड ग्रुप हैं वो क्या है, कॉल्ड लैंड स्टीनर ने एंटीजन के आधार पर बताए थे। अब हम बात करें कि एंटीजन के आधार पर है, तो इनमें एंटीजन बताओ। तो भाई जिसमें जो रक्त समूह है वो उसके एंटीजन के आधार पर ही निर्भर करता है भाई। अगर ये ए ब्लड ग्रुप है तो इसमें एंटीजन ए ही है, अगर ये बी ब्लड ग्रुप है तो इसमें एंटीजन बी ही है, अगर ये एंटीजन ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसमें एंटीजन ए बी ही है। ठीक है, इसका मतलब इसका आंसर हो गया फोर्थ। नेक्स्ट देखो भाई, एक वस्तु पर 50 केजी का बल लगाया जाता है, कितना फोर्स हम लगा रहे हैं? 50 न्यूटन का। कितना लगा रहे हैं भाई? 50 न्यूटन का। और वह 50 मीटर तक विस्थापित होती है, उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना है? 5 मीटर। तो कार्य कितना होगा? अब इसने क्या पूछा है हमसे? कार्य पूछा है।
इस टाइप के क्वेश्चंस में मैंने आपको पहले में बता रखा है कि डायग्राम से क्वेश्चन सोल्व किया करो भाई, आधा क्वेश्चन डायग्राम से सोल्व हो जाता है। तो देखो आपके पास में ये एक कोई वस्तु है या कोई ब्लॉक है, क्या है, ये कोई वस्तु या ब्लॉक है, ठीक है। अब इस वस्तु पर हमने क्या किया, फोर्स लगाया। कितना फोर्स हम लगा रहे हैं इस पे, 50 न्यूटन का भाई। कितना लगा रहे हैं, 50 न्यूटन का। देखो 50 न्यूटन का बल हमने इस पे लगा दिया। तो अब इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, जो इसका विस्थापन है, वो कौन से साइड में हो रहा है, जिस साइड में बल लग रहा है उसी साइड में अगर ये विस्थापित होगी। और कितनी दूरी तक हो रही है भाई, ये 5 मीटर तक। कितनी हो रही है ये, 5 मीटर तक। तो इसमें जिसने बल लगाया है उसने कितना कार्य किया है ये पूछ रहा है वो। अब हमारे पास में एफ दे रखा है इसने, एस दे रखा है इसने, और डब्ल्यू हमसे पूछा है। अगर हम डब्ल्यू की और एफ एस की बात करें, तीनों के बीच में हम रिलेशन बिठाएं, तो वो होता है डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस। क्या होता है, एफ डॉट एस। ये डॉट यहाँ पर वेक्टर से आता है भाई। ये कहां से आता है, वेक्टर से। आपके लिए इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस डॉट को जब हम सोल्व करेंगे तो ये बनेगा भाई एफ एस कोस थीटा। ये जो यहाँ पर थीटा है वो दोनों के बीच का कोण होता है भाई, जिस विस्थापन का और फोर्स का भाई, दोनों के बीच का एंगल होता है। ये क्या होता है, दोनों के बीच का एंगल। एक चीज और आप याद रखेंगे, जिस दिशा में बल लगाया जा रहा है अगर उसी दिशा में वस्तु विस्थापित हो रही है तो थीटा की वैल्यू 0 आएगी भाई। कितनी आ रही है, 0। अगर विपरीत में होएगा तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री आ जाएगी भाई। कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखो भाई, एफ की वैल्यू हमें दे रखी है 50 न्यूटन। कितनी दे रखी है, 50 न्यूटन। अब हम बात करें विस्थापन की, तो विस्थापन कितना दे रखा है इसने, 5 मीटर का। कितना दे रखा है, 5 मीटर का। अब हम बात करें कोस थीटा की। मैंने आपको क्या बताया था कि जिस दिशा में वस्तु डिस्प्लेस हो रही है, जिस दिशा में वस्तु विस्थापित हो रही है उसी दिशा में अगर हम बल लगा रहे हैं तो वहां पर थीटा की वैल्यू क्या आएगी भाई, 0 आएगी। थीटा की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 0 आएगी। देखो यहाँ पर हमने बल भी इधर लगाया और इसी दिशा में क्या हो रही है, वो विस्थापित हो रही है भाई। इसी दिशा में वो क्या हो रही है, विस्थापित हो रही है। तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी भाई, वो आ जाएगी cos 0। कितनी आ जाएगी भाई, 0 डिग्री। अब हम देखें cos 0 की वैल्यू, तो cos 0 जो होता है वो होता है भाई 1। कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब ये तो 1 हो ही गया, ये तो क्या हो गया भाई, 1 हो गया। देखो अब देखो इसको, 50 न्यूटन है और 5 मीटर है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो भाई, 250 न्यूटन मीटर हो गया भाई। और ये क्या होता है, जूल ना, होता है जूल। तो इसका मतलब है 250 जूल काम इस पे किया गया है। कितना किया गया है, 250 जूल। इसका आंसर हो गया भाई बी। ठीक है, अगला देखो, थायरोक्सिन क्या है। थायरोक्सिन एक थायराइड ग्रंथि द्वारा सीक्रेट होने वाला हार्मोन है। क्या है, हार्मोन। कहां से सीक्रेट होता है भाई, सीक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। किससे होता है भाई, थायराइड ग्रंथि से। देखो ये हो गया हार्मोन। मैंने आपको बताया था थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, यहाँ पर श्वास नली के दोनों ओर पाई जाती है भाई। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी।
हमारे शरीर के किस अंग में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है भाई? आरबीसी का निर्माण जो है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, अगर हम बात करें आरबीसी के निर्माण की तो वो कहाँ होती है भाई? बोन मेरो में। बोन मेरो में होती है भाई। कहाँ होती है? बोन मेरो। इसका मतलब है अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा। देखो किडनी क्या करती है? किडनी तो ब्लड को फिल्टर करती है। अग्नाशय क्या करता है भाई? पाचन में सहायता करता है। यकृत भी क्या होता है भाई? विषैले पदार्थों को ब्लड से बाहर निकालता है। बाइल का निर्माण करके वसा का बाष्पीकरण करता है भाई, वसा का बाष्पीकरण करता है। बोन मेरो क्या करती है भाई? आरबीसी का फॉर्मेशन करती है। क्या करती है? आरबीसी का फॉर्मेशन। तो डी आंसर हो गया भाई। अगला देखो, किस अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है? किस अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है? तो अम्लों का राजा जो है वो हम बोलते हैं भाई सल्फ्यूरिक एसिड को। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या बोलते हैं हम? अम्लों का राजा। क्या होता है ये? H2SO4। क्या होता है ये? H2SO4। नेक्स्ट देखो भाई, मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्ण के कारण होता है भाई। ह्यूमन यूरिन का जो येलो रंग होता है वो होता है यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम के कारण। तो कौन सा हो जाएगा भाई? सेकंड आंसर हो जाएगा भाई। कौन सा हो जाएगा? सेकंड आंसर। ठीक है। विद्युत धारा की दिशा होती है। देखो हम बात करें विद्युत धारा की, किसकी बात करें भाई? इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर। देखो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? या इंग्लिश में भी मैं बताऊं आपको, देखो रेट ऑफ चार्ज फ्लो इन कंडक्टर्स। कंडक्टर्स, ठीक है। देखो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा आवेश के प्रवाह के विपरीत होती है भाई। आवेश प्रवाह के विपरीत कैसी होती है? आवेश प्रवाह के विपरीत। अगर हम देखें कि किसी चालक में इलेक्ट्रॉन इस साइड से प्रवाहित हो रहे हैं भाई, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है भाई। ये क्या मानते हैं? इनको इलेक्ट्रॉन ही मानते हैं वैसे, है ना। तो अगर किसी चालक में इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में प्रवाहित हो रहे हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में प्रवाहित होगी भाई। इलेक्ट्रिक करंट कौन सी में होगी भाई? इस साइड में। तो अब देखो क्वेश्चन में हो भाई, परिपथ में न्यूट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत। भाई न्यूट्रॉन्स तो यहाँ पर न्यूट्रॉन का तो कोई मतलब ही नहीं है। प्रवाह में परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के अनुरूप, अनुरूप नहीं होती भाई, विपरीत होती है भाई। कैसी होती है? विपरीत। न्यूट्रॉनों के प्रवाह के
न्यूट्रॉन से हमें कोई मतलब नहीं है भाई, हमें ओनली मतलब जो है वो है इलेक्ट्रॉन से। किससे है? इलेक्ट्रॉन से। और इसमें क्या दे रखा है? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत। यहाँ पर भी मैंने आपको क्या बताया कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होता है भाई। ठीक है, तो डी आंसर इसमें हो गया। अब देखो, निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा रहती है? भाई, वस्तु की एक स्थिति के कारण जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा। और वस्तु की गति के कारण जो गति के कारण जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? गतिज ऊर्जा। देखो, गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या होती है? वस्तु की गति में परिवर्तन के कारण, वस्तु की गति में परिवर्तन के कारण। अब हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, स्थितिज ऊर्जा की। किसकी बात करें भाई? स्थितिज ऊर्जा की। ये सॉरी, के ही होता है भाई, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की हम अगर बात करें तो ये क्या होती है? वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण। वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण क्या होती है? वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण। देखो, अगर ये कोई कार चल रही है तो इसमें तो ये गतिमान है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, तो इसमें तो कौन सी होगी भाई? गतिज ऊर्जा। या कौन सी होगी? काइनेटिक एनर्जी। एक पहाड़ से या अपने ऐसे हाथ से कोई पत्थर नीचे छोड़ दिया भाई, यहां तक आपने लेके गए इसको, आपने नीचे छोड़ दिया भाई। क्या छोड़ दिया? नीचे छोड़ दिए इसको। क्या किया? नीचे छोड़ दिए। तो इसमें क्या आ रहा है? गति आ रही है, तो ये भी कौन सी हो जाएगी भाई? काइनेटिक एनर्जी। यहां पर भी कौन सी आएगी भाई? काइनेटिक एनर्जी। उठाया हुआ हथौड़ा, उठाया हुआ हथौड़े की बात करें तो ये आपके पास में कोई हथौड़ा है, इसने आपको यहाँ, इसने, आपने क्या किया? इसको यहीं रख रखा है भाई। कहाँ रख रखा है? यहीं ऊपर ही। तो इसका मतलब कि ये यहाँ पर स्टेबल है, और यहाँ पर आपने अभी तक इसको पकड़ रखा है, और अगर आपने इसको छोड़ दिया तो क्या करेगा? ये नीचे करेगा। मतलब यहां तक तो इसमें स्थितिज ऊर्जा है भाई। इसमें क्या है? स्थितिज ऊर्जा। यहां तक वो एक स्टेबल कंडीशन में है, इसका मतलब है वो इसमें एनर्जी रहेगी कौन सी भाई? पोटेंशियल एनर्जी। चलती हुई गोली। चलती हुई गोली का मतलब वो बंदूक से निकल चुकी है, और निकलने का मतलब वो ऐसे चल रही है, और चलती हुई चीज में क्या रहेगी भाई? क्या रहेगी? गतिज ऊर्जा। क्या रहेगी? गतिज ऊर्जा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भाई सी। क्या हो जाएगा? सी। देखो अगला, देखो, निम्नलिखित में से किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है भाई? आरबीसी का कब्रिस्तान मतलब है, आरबीसी नष्ट होने के बाद में वो कहां चली जाती है भाई? वो चली जाती है स्प्लीन में। स्प्लीन में किसमें चली जाती है भाई? प्लीहा। किसमें चली जाएगी? प्लीहा में। तो कौन सा आंसर हो जाएगा भाई इसका? डी। अस्थि मज्जा क्या करती है? आरबीसी फॉर्मेशन करती है। ये मैंने अभी बताया ही था आपको, क्या करता है? विषैले पदार्थों को नष्ट करता है, ब्लड से निकालता है वहां से, और फिर बाइल जूस का निर्माण करता है, जिससे भोजन के पाचन में भी सहायता मिलती है। पिता से क्या करता है? यकृत जो बाइल बनाता है उसका स्टोरेज करता है भाई। क्या करता है? उसका स्टोरेज करता है। नेक्स्ट देखो भाई, निम्नलिखित में से किस कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है भाई? किस का कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है भाई? आवाज तो आ रही है क्या आपके पास में? आवाज आ रही है ना सबको? देखो भाई,
ये क्या पूछ रहा है इसने, क्वेश्चन में क्या पूछा है भाई, किस कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक है भाई, किस कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक है। देखो, अगर हम बात करें, चार ऑप्शन आपके पास में दे रखे हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें एंथ्रेसाइट कोयले की, एंथ्रेसाइट कोयले में जो कार्बन होता है वो होता है 90 से 98%। कितना हो रहा है भाई, 90 से 98% हो रहा है भाई, कितना हो रहा है, 90 से 98%। अब हम बात करें पीट कोयले की, पीट कोयले में कितना होता है भाई कार्बन, 50%। कितना होता है भाई, 50%। अब हम बात करें बिटुमिन्स कोयले की, बिटुमिन्स जो कोयला है इसमें कितना होता है भाई, इसमें होता है लगभग 75 से 86%। कितना होता है भाई, 75 से 86%। अगर हम बात करें लिग्नाइट की, इसमें होता है 65 से 70%। कितना होता है भाई, 65 से 70%। इसका मतलब कार्बन में कोयले की जो गुणवत्ता का डिसाइड किया जाता है वो किससे किया जाता है भाई, जो कोयले में कार्बन होता है ना उसकी मात्रा के आधार पर। यहाँ पर सबसे ज्यादा कार्बन किसमें है भाई, एंथ्रेसाइड में। सबसे कम किसमें है, पीट कोयले में। तो इसका मतलब जो सबसे घटिया क्वालिटी है वो तो पीट कोयला होगी, और जो सबसे मेन क्वालिटी है वो क्या हो जाएगी भाई, एंथ्रासाइड। क्या होगी, एंथ्रासाइड। ठीक है, सी है भाई घटिया, ये क्या है, घटिया। और ये क्या है, उच्च, उच्च गुणवत्ता की, उच्च गुणवत्ता की। ठीक है, तो डी आंसर इसका हो जाएगा भाई। अब देखो, तंत्रिका कोशिका में पाई जाने वाली धागेनुमा संरचना क्या कहलाती है भाई। सबसे पहले हम देखें तंत्रिका कोशिका की बात करें। ये इस टाइप से आपके पास में तंत्रिका कोशिका रहती है भाई। किस टाइप से रहती है, इस टाइप से। ठीक है, यहाँ अगर देखें तो यहाँ पाया जाता है इसमें केंद्रक। ये क्या है इसमें भाई, माइलिन शीथ, माइलिन शीथ। ये क्या है इसमें, डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स। ये क्या है, तंत्रिका तंत्र का अंतिम सिरा। क्या है, अंतिम सिरा। ये इसमें आपको ये जो सेल्स दिख रही है ये क्या है भाई, श्वान सेल है भाई। क्या है भाई, श्वान सेल। ये इनको हम वैसे साइनेप्स भी बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं इसको, सिनेप्स भी बोलते हैं। ये हो गया डेंड्राइट। अब क्या बोल रहा है भाई, ये इसका केंद्र है। क्या है, केंद्रक। देखो, इसकी हम बात करें, तंत्रिका कोशिका में पाई जाने वाली धागेनुमा संरचना को क्या कहा जाता है भाई। धागेनुमा संरचना की अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं डेंड्राइट। ये जो डेंड्राइट्स हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है भाई। कैसी है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तुम यहाँ कौन सा हो जाएगा, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा भाई। कौन सा हो जाएगा, बी आंसर। लास्ट देखो भाई, दो विद्युत बल्ब जिनका प्रतिरोध 1:2 है और श्रेणी क्रम में इनको रखा गया है भाई। सबसे पहले तो एक चीज आप ध्यान रखना, अगर कोई भी चीज, मान लो जैसे ये बल्ब दे रखे हैं, इनको अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन में रखता है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रखने का मतलब क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर हम बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आई होएगी, जो करंट है,
जो धारा है वो क्या है भाई, सेम है। क्या रहती है भाई, समान रहती है। अब इसने क्या दे रखा है हमें, इनमें वह विद्युत शक्ति का अनुपात पूछ रहा है भाई। क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है, विद्युत शक्ति का। देखो विद्युत शक्ति का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर वो होता है, क्या होता है भाई, P बराबर वी आई। क्या होता है, P बराबर वी आई। लेकिन हमें तो संबंध किसमें स्थापित करना है भाई, प्रतिरोध और शक्ति में। किसमें करना है, प्रतिरोध और शक्ति में। तो मैं इस वी आई को ओम के नियम से चेंज कर दूं आर में, तो क्या आर में और पी में रिलेशन बन जाएगा। तो V बराबर क्या होता है, आई आर। V इक्वल्स टू क्या होता है भाई, आई आर। तो देखो यहां क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। अब क्वेश्चन में इसने दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है इसने भाई, श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम में क्या होएगा भाई, आई जो है वो समान रहेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो धारा है, ये जो आई की वैल्यू है, ये क्या होगी, समान होगी। ये कैसी रहेगी भाई, कांस्टेंट रहेगी। तो इसका मतलब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। क्या है भाई, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। P किसके समानुपाती है, R के समानुपाती। किसके समानुपाती है, R के समानुपाती। अब इसने क्या दे रखा है भाई, इसने दो विद्युत बल्ब दे रखे हैं और दोनों की क्या पूछ रहा है भाई, शक्ति पूछ रहा है। कितनी पूछ रहा है भाई, दोनों की विद्युत शक्ति। तो देखो यहां से हमारे पास में क्या आ गया भाई, P समानुपाती R। अब हम बात करें दोनों की, तो P1 बाई P2 इज इक्वल्स टू R1 अपॉन R2। अगर हमें दोनों की कैलकुलेट करनी है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, इस हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। R1 और R2 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, ये हम R1 मानेंगे, ये हम R2 मानेंगे भाई। क्या मानेंगे, R2। तो R1 और R2 की वैल्यू दे रखी है इसने 1/2, 1:2 दे रखी है। इसका मतलब R1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2। तो P1 बट्टा P2, तो कितना आंसर आ गया भाई, 1/2। इसका मतलब है दोनों की शक्तियों का जो अनुपात है P1/P2, वो कितना है, 1:2। कितना है, 1:2। कितना है भाई, 1:2। तो यहां से हमारे पास में जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक। तो ये आज की जो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल रहा है, ये आप देखना भाई। जो भी डाउट है, आपकी जो नेक्स्ट लाइव क्लास होगी वो मंडे को होगी। तो उस दिन आप मेरे से जो भी डाउट है आपके यहाँ रहता है, वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं भाई। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।